दोस्तों स्वागत है आपका वाइज हैबिटाट में। कई बार हम यूट्यूबर से, न्यूज़पेपर में और तरह तरह के प्लेटफॉर्म से स्टॉक पिकिंग को लेकर फंडामेंटल एनालाइज जैसा शब्द सुनते रहते हैं, पर हमें कोई ये नहीं बताता कि फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं। कैसे किसी बिजनेस को चूज करने से पहले उस बिजनेस को स्टडी करते हैं। बड़े बड़े फाइनेंशियल्स तो दूर की बात है, हमें तो बेसिक स्ट्रेटजी भी नहीं पता होती जिससे कन्विंस्ड होकर हम लॉन्ग टर्म के लिए वॉरेन बफे के जैसे टिक पाएं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए वॉरेन बफे के 5 बेसिक स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, जिसको आप भी यूज करके बिना टेंशन के स्टॉक पिक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टॉक पिक करने का सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसे लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन फ्यूचर ये आपके इन्वेस्टिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। फर्स्ट पॉइंट, मोट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप वॉरेन बफे का इंटरव्यू सुनेंगे, उन्हें थोड़ा भी फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा वो एक वर्ड का जिक्र हमेशा करते हैं एंड वो वर्ड है मोट। वो कहते हैं द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट हैव वाइड एंड सस्टेनेबल मोट अराउंड देम आर द वंस दैट डिलीवर रिवॉर्ड्स टू इट्स इन्वेस्टर। बेसिकली ये जो मोट है वो एक बिजनेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है जिससे उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए उस बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कॉपी करना मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं और कंपनी का मार्केट शेयर भी बना रहता है। दोस्तों कंपनी अपना मोट कैसे क्रिएट करती है ये जानना भी बहुत जरूरी है, तो लेट्स फाइंड आउट। लो कॉस्ट। हो सकता है कंपनी लो कॉस्ट पे ऑपरेट करती हो। कंपनी की रेगुलर कॉस्ट कटिंग उसके प्रॉफिट मार्जिन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट अपने वेंडर्स को बल्क में ऑर्डर प्लेस करती है जिसकी पेमेंट वो एक वीक के अंदर दे देती है। जनरली रिटेल कंपनीज इस पेमेंट को करने में 3 वीक्स का टाइम लेती है। दैट इज वाई डीमार्ट को ह्यूज डिस्काउंट्स मिलते हैं जिसका डायरेक्ट फायदा उसके कंज्यूमर्स को होता है। मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सिंगल कंपनी 100% मार्केट शेयर ओन करती है। ऐसे में कंपनी को बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। कंपनी प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैपिटल डिप्लॉय कर सकती है। सिर्फ मोनोपोली में ही नहीं, डिओपोली में भी कंपनी को काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं। इसमें मार्केट शेयर 2 कंपनीज में डिवाइड होता है। डिओपोली स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर माना जाता है। इसमें कंज्यूमर्स को 2 प्रोडक्ट के बीच में चॉइसेस मिलती है। अगर हम कोका कोला एंड पेप्सिको की बात करें तो ग्लोबली हम इन्हें डिओपोली स्ट्रक्चर में कंसीडर कर सकते हैं। दोनों ही कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स की बात करें तो भी दोनों कंपनीज के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जैसे पेप्सिको के पास पेप्सी, माउंटेन ड्यू, 7 अप एंड मिरिंडा। कोका कोला के पास कोका कोला, स्प्राइट, लिम्का एंड फेंटा, जिसमें कंज्यूमर्स के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की चॉइस रहती है। बट आप कोई भी कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक खरीदें, पैसे तो इन दोनों कंपनीज के पास ही जाने वाले। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसी कंपनी जो कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट डेवलप करती है जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाई फील करते हैं, ऐसी कंपनी बड़ी आसानी से प्राइस कंट्रोल कर लेती है। अगर हम मोबाइल फोन्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जैसे सैमसंग, एप्पल, शायोमी और भी बहुत से। बट एप्पल के पास अपने प्रोडक्ट को लेके एक कॉम्पिटिटिव एज है, जैसे इनोवेशन। एप्पल अपने प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो मार्केट में पहले कभी अवेलेबल नहीं थे, जैसे आईपॉड, आईफोन, आईपैड। एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसका डिजाइन और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस उनके कंज्यूमर्स को रिटेन करने में काफी हेल्प करता है। इसलिए एप्पल प्राइसिंग को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर कंट्रोल कर पाती है। 2013 से 2020 के बीच एप्पल के ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन मैसिव 43% से इंक्रीज हुए थे। सेकंड पॉइंट, कंपनी डेप्थ। वॉरेन बफे मानते हैं ऐसी कंपनीज जो बहुत ज्यादा लेवरेज्ड होती है या जिनमें बहुत ज्यादा डेप्थ होता है, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं होती। ऐसी कंपनीज के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं क्रेडिट या उधार बोरोवर कंपनी के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है। जब ऑक्सीजन या उधार बहुत ज्यादा होता है तो प्रोसेस स्मूथली चलता है, पर जैसे ही कंपनी में किन्हीं वजहों से उधार आना कम हो जाता है तो उधार पर चल रही इन कंपनीज को घुटनों पे आने में देर नहीं लगती। दोस्तों अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि एप्पल ने भी तो $7 बिलियन का डेप्ट लिया हुआ है, तो फिर वॉरेन बफे इसमें क्यों इन्वेस्टेड है? तो मैं आपको बता दूं, एप्पल $200 बिलियन के कैश के साथ बैठी है, बट टैक्सेस को बचाने के लिए एप्पल डेप्ट लेती है, ना कि अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ह्यूज डेप्ट्स की वजह से फेल हुई हैं, जैसे अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारी कंपनीज में डेप्ट बहुत बढ़ गया था। जब 2005 में मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी के बीच में बंटवारा हुआ तो सारी न्यू एज कंपनीज अनिल अंबानी के हाथ आई। इनफैक्ट एक टाइम पर अनिल अंबानी 6th richest पर्सन थे, पर बैड डेप्ट की वजह से वो फेल हुए। अनिल अंबानी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं
हैं जो बैड डेप्ट की वजह से फेल हो चुके हैं, जैसे किशोर बियानी जी का फ्यूचर ग्रुप, विजय माल्या का किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज, वीडियोकॉन एक्सेट्रा। वॉरेन बफे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनमें थोड़ा या बिल्कुल भी डेप्ट ना हो। कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी रेशियो को निकालने के बाद हम कंपनी के डेप्ट के बारे में जान सकते हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के 1 रुपए पर कितना उधार लिया हुआ है। जिन कंपनीज का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम होता है वो बेटर कंपनीज मानी जाती हैं। थर्ड पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वॉरेन बफे के गुरु बेंजामिन ग्राहम का दिया हुआ प्रिंसिपल है, जिसके अकॉर्डिंग शेयर को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे खरीदना होता है और उसमें भी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना होता है। बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग 35% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए, बट इसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से भी चुन सकते हैं। मैं जानता हूं अभी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ढंग से नहीं समझे, तो चलिए इसे इजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं। मान लीजिए आपका मैथ का एग्जाम है 100 मार्क्स का। पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए, यानी 40 मार्क्स। अगर हम फाइनेंस की लैंग्वेज में बात करें तो ये 40 मार्क्स आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट होंगे। इसके ऊपर पास, इसके नीचे फेल, या इसके ऊपर प्रॉफिट और इसके नीचे लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं और पासिंग मार्क्स 40 हैं, तो जो ये 20 का डिफरेंस आएगा जितने का आपने पेपर अटेम्प्ट किया और पासिंग मार्क्स के बीच का, इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है, बट शेयर के केस में शेयर को महंगा नहीं सस्ता खरीदना होता है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे, मतलब डिस्काउंट पर, जिससे ये होगा कि अगर आप गलत भी हुए तो भी आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। वॉरेन बफे कहते हैं द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इन्वेस्टिंग इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ये नहीं बताता कि कंपनी अच्छी है या बुरी, बल्कि इससे कंपनी को ठीक ठाक वैल्यू करने का इन्वेस्टर को आइडिया लग जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई शेयर 200 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है, इसकी करेक्ट वैल्यू तो 100 होनी चाहिए, तो एज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप इस शेयर को 70, 80 या 90 रुपीज पर खरीद सकते हैं और आप 100 रुपीज से जितना नीचे खरीदेंगे वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। बेसिकली इससे जब शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा होता है तब आप शेयर को बाय करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इंट्रिंसिक वैल्यू हर इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर। शेयर्स को इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते कैसे हैं। इसके लिए जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर सीरीज बनाएंगे तो आपको डिटेल में समझा देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट मार्जिन्स। हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट धरे के धरे रह जाते हैं, चाहे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, इंट्रिंसिक वैल्यू हो या पीई रेशियो हो, जब कंपनी के प्रॉफिट कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ रहे होते। कंपनी के हायर प्रॉफिट मार्जिन्स हमें ये डिक्टेट करते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को ढंग से एग्जीक्यूट कर पा रही है। और कंपनी के कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का ये मतलब होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंटली बिजनेस को रन कर रहा है और कंपनी के एक्सपेंसेस को सक्सेसफुली मैनेज कर रहा है। इन शॉर्ट, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। चाहे इन्वेस्टिंग पर आप कितनी भी बुक पढ़ लो, कितने भी इन्वेस्टर्स को सुन लो, आपको उनकी एक बात हमेशा कॉमन मिलेगी, एंड दैट इज गुड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। और इस बात का पता हमें कंपनी के कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग प्रॉफिट से ही चलता है। प्रॉफिट मार्जिन्स एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म होती है बिकॉज इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइसेस कंपनी के प्रॉफिट से थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे होते हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म कंपनी के प्रॉफिट्स ही उनके शेयर प्राइस को डिक्टेट करते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं तो 100% गारंटीड कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफे उन्हीं बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वो समझते हैं और जिन्हें वो एनालाइज कर पाते हैं, क्योंकि वॉरेन बफे मानते हैं अगर आप किसी बिजनेस को नहीं समझ पाते तो आप उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस का प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, आप कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव नहीं कर पाएंगे। और अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव होना बहुत जरूरी है। हर किसी इन्वेस्टर को हर टाइप के बिजनेसेस नहीं समझ आते। किसी को आईटी की नॉलेज ज्यादा होती है, किसी को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता होता है, कोई फार्मा सेक्टर को ज्यादा समझता है तो कोई रियल एस्टेट को। वॉरेन बफे का मानना है कि जो बिजनेस आपको समझ आए, जिस बिजनेस को आप एनालाइज कर पाए, जिसका अच्छा बुरा आपको पता हो कि वो रन कैसे होता है, उसमें प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, उसी बिजनेस में इन्वेस्टर को अपना मैक्सिमम फोकस रखना चाहिए। और मैक्सिमम इन्वेस्टर उल्टा करते हैं, उन्हें जिस कंपनी की नॉलेज होती है उन्हें उस बिजनेस के बारे में अच्छा भी पता होता है और बुरा भी पता होता है, तो जो बुरा उन्हें पता होता है उस चीज पे वो ज्यादा फोकस करते हैं और अच्छाई पे फोकस नहीं करते। उन्हें लगता है बिजनेस तो सिर्फ बुरा ही है, जो कि गलत अप्रोच है। हमें जिस बिजनेस के बारे में पता है उसमें हम ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि वो कोको कोला का बिजनेस समझते हैं, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझते हैं। इन्हीं वजहों से वो इन कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव कर पाते हैं और उनकी ग्रोथ स्टोरी को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी सेक्टर बिल्कुल समझ नहीं आता, इस वजह से वो टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते। इवन बिटकॉइन के बारे में वॉरेन
वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप दुनिया के सारे बिटकॉइन मुझे $25 में ऑफर कर दोगे तो भी मैं नहीं खरीदूंगा। वो आगे कहते हैं, मैं नहीं जानता बिटकॉइन नेक्स्ट 1 ईयर में, 5 ईयर में या 10 ईयर में कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। मैं उसकी फ्यूचर ग्रोथ को, फ्यूचर स्टोरी को प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता चल पाता कि वो पैसा कहां से डिराइव करता है। वॉरेन बफे मानते हैं बिटकॉइन एक मैजिक की तरह है और लोगों को मैजिक बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बट वॉरेन बफे कहते हैं कि उन्हें उस मैजिक के पीछे का साइंस नहीं पता। इसी वजह से उन्होंने आज तक कभी बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।